वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के मार्च अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना। ठीक है, तो कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना क्या है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो समाचार में क्या दिया गया है, तो केंद्र सरकार ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी। तब यह परियोजना है क्या, तो कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा नदी बेसिन की ओर मोड़ा जाएगा। ठीक है, तो कोसी नदी का जो आपका जो धारा है उसको महानंदा नदी बेसिन की ओर मोड़ा जाएगा और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो उत्तर पूर्वी बिहार में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। अब ये परियोजना की क्या विशेषता है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो पूर्वी कोसी मुख्य नहर यानी ईस्टर्न कोसी मेन कैनल्स, ठीक है, तो ईकेएमसी का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण किया जाएगा और नहर को आगे बढ़ाकर मेची नदी तक जोड़ा जाएगा, जिससे कोसी की अतिरिक्त जल जो होगा कहाँ पहुँचेगा, आपका मेची क्षेत्र तक पहुँचेगा। अब यहाँ पर भारत नेपाल सहयोग के बारे में बात कर लेते हैं। जो ईकेएमसी जो है आपका, ये किसका हिस्सा है, तो ये आपका भारत नेपाल की 1954 की कोसी परियोजनाओं का हिस्सा है। यह परियोजना दोनों देशों के सहयोग से संचालित होती है और उद्देश्य क्या है, तो कोसी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करना और सिंचाई को बढ़ाना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी, जिसको हम बिहार का शौक भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग बदलती है, जिसके कारण जो है भारी बाढ़ लाती है और लाखों लोगों को प्रभावित करती है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो हिमालय क्षेत्र यानी तिब्बत नेपाल में है। और इसका जो निर्माण जो है 3 धाराओं से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये आपका कोसी नदी जो है 3 धाराओं से मिलकर बनी है, सूर्य कोसी, अरुण कोसी और तमुड़ कोसी। विशेषता क्या है, तो पिछले लगभग 200 वर्षों में कई बार अपना मार्ग बदल चुकी है, जिससे बड़े पैमानों पर कटाव और विनाश होता है। संगम स्थान कहाँ है, तो बिहार के कटिहार के पास जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब चलिए मेची नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत और नेपाल के बीच बहने वाली सीमा नदी है और महानंदा नदी की सहायक नदी है। तो नेपाल की महाभारत पर्वत श्रृंखला से क्या होती है, निकलती है आपका कौन सा नदी, आपका मेची नदी। ठीक है, और बिहार में महानंदा नदी से मिलती है। अब इस परियोजना का क्या लाभ होगा, तो कृषि क्षेत्र में जो होगा, कृषि क्षेत्र में, सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार होगा। सामाजिक लाभ में जो है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ग्रामीण का विकास होगा। पर्यावरणीय लाभ में जो है जल संरक्षण और भूजल पर निर्भरता कम होगी। बाढ़ नियंत्रण यानी कि अतिरिक्त जल का उपयोग होने से बाढ़ प्रबंधन में सहायता मिलेगी। अब परियोजना जो है पूर्ण होने की समय सीमा क्या है, तो परियोजना का जो पूर्ण होने का जो समय सीमा है वो आपका मार्च 2029 है, यानी कि तो मार्च 2029 तक ये परियोजना क्या हो जाएगा, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये नहर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। लागत और वित्तीय सहायता कितनी है, तो कुल अनुमानित लागत जो है आपका 6282 करोड़ है, और जबकि केंद्रीय सहायता जो है वो कितना आपका 3652.56 करोड़ है। तो केंद्र सरकार परियोजना लागत का बड़ा हिस्सा वहन करेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है पैसा कौन लगाएगी, तो केंद्र सरकार लगाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसकी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो शुरुआत जो हुआ था वो 1 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य क्या है, तो हर खेत को पानी पहुंचाना। लक्ष्य क्या है, तो सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, जल संरक्षण करना, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। प्रमुख नारा क्या है इसका, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स। ठीक है, तो अब बात आता है कि ये जो आपका कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना जो है, इससे कौन कौन से जिले जो है प्रभावित होंगे या फिर लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया और कटिहार हो गया। तो अब चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन बनने वाला है, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोसी नदी को हम क्या कहते हैं, बिहार का शौक कहते हैं। कोसी मेची लिंक परियोजना जो है किसके अंतर्गत आता है, तो PMKSY AIBP के अंतर्गत आती है, यानी प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है। परियोजना की कुल लागत कितनी है, तो 6282 करोड़। केंद्रीय सहायता कितनी मिल रही है, तो 3652.56 करोड़। अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र कितनी है आपका, तो 21,516 हेक्टेयर है, और परियोजना मार्च 2029 तक क्या होने वाली है, पूर्ण होने वाली है। ईकेएमसी का पूरा नाम क्या है, तो ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल्स। ठीक है, मेची नदी महानंदा नदी की क्या है, आपका सहायक नदी है, और कोसी नदी जो है सूर्य कोसी, अरुण कोसी और तमुड़ कोसी से मिलकर बनती है। PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि योजना जो है आपका कब शुरुआत की गई, 2015 में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब कब स्टार्ट की गई, 1 जुलाई 2015 को। चलिए अगले करंट अफेयर्स की बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स आपका 5 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु 1604 करोड़ की मंजूरी। ठीक है, तो 5 राज्यों में जो है अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण हेतु जो है 1604 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उच्च स्तरीय समिति यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई, और समिति ने 16 से 4 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। उद्देश्य क्या था, तो राज्यों में अग्निशमन और एवं आपातकालीन सेवाओं का आधुनिकीकरण करना। ठीक है, तो किन किन राज्यों को लाभ मिला है, तो आपके जो है 5 राज्यों को जो है लाभ मिला है इनका। इसमें पहला आपका बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, केरला। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें
कि अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्या, ताकि जो है वर्तमान चुनौतियों से जो है हम निपटारा कर सकें। तो वर्तमान चुनौतियाँ क्या-क्या? आपका बढ़ती शहरी आबादी, ऊँची इमारतों की संख्या में वृद्धि, औद्योगिक दुर्घटनाएँ और रासायनिक एवं गैस रिसाव की घटनाएँ, ठीक है। आधुनिकीकरण से क्या लाभ होगा? तो आग पर तेज़ी से नियंत्रण होगा, जान माल की सुरक्षा होगी, आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया की जाएगी और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसी के द्वारा, यानी कि 1604 करोड़ के ही द्वारा जो है आपका सिक्किम को विशेष सहायता मिली है। तो टोटल 5 राज्यों को मिली थी, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरला को, और साथ ही साथ जो है आपका सिक्किम को विशेष सहायता मिली है, ठीक है। क्यों? तो सिक्किम को विशेष सहायता क्यों मिली है? तो अक्टूबर 2023 में लेहनौक झील यानी कि हिमनद झील के फटने से भीषण बाढ़ आई थी। इस आपदा के कारण पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 555 करोड़ से अधिक की सहायता मंजूर की गई थी। इस राशि का उपयोग सड़क, पुल, घर एवं तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के पुनर्निर्माण में किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर परीक्षा के लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका सर? तो यानी कि समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? अमित शाह। स्वीकृति राशि कितनी थी? 1604 करोड़ से भी ज़्यादा। लाभान्वित राज्य कौन थे आपके? बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरला। सिक्किम को जो है सहायता मिली थी विशेष राज्य के रूप में 555 करोड़ से भी ज़्यादा। एसडीआरएफ को राशि कितनी मिली आपका? 1900 करोड़। एसडीएमएफ को राशि कितनी मिली आपका? 3229 करोड़। और सिक्किम में जो है बाढ़ कब आया था आपका? अक्टूबर 2023 में, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर पहले एसडीआरएफ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष। तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य को धन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष जो आपका प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो धन उपलब्ध कराया जाता है वो किनके द्वारा? एसडीआरएफ के द्वारा, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को एसडीआरएफ के अंतर्गत 1900 करोड़ से अधिक जो है राशि जारी की है, ठीक है। अब इसमें जो है आपका एक और आपका आता है राज्य आपदा शमन कोष, यानी एसडीएमएफ। इसका उद्देश्य क्या है? आपदा आने से पहले जोखिम कम करना। यानी 16 राज्यों को 3229 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय परियोजना, ये हम बता चुके हैं। तो चलिए अगले करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स आपका सेपका टकरा विश्व कप 2025 बिहार की मेजबानी, ठीक है। तो सेपका टकरा विश्व कप 2025 को जो मेजबानी कौन कर रही है? आपका बिहार कर रहा है। तो चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। सेपका टकरा क्या होता है? इसके समाचार में ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समाचार में क्या आपका बिहार ने ISTAF सेपका टकरा वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी की है। इसमें 20 देशों ने भाग लिया और बिहार पहली बार किसी सेपका टकरा विश्व कप का मेजबानी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं सेपका टकरा क्या होता है। तो सेपका का अर्थ होता है लात मारना और टकरा का अर्थ होता है गेंद, यानी कि पैरों से गेंद खेलना। तो यहाँ पर जो आपका खेल कैसे खेला जाता है? तो बैडमिंटन कोर्ट में, यानी कि कोर्ट जो होता है बैडमिंटन कोर्ट जैसा होगा, बीच में नेट लगा होता है। प्रत्येक टीम में जो है सामान्यतः 3 खिलाड़ी होते हैं। इसे पैरों, सिर, घुटनों और छाती से खेला जाता है, हाथ का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं मुख्य तथ्य क्या है। तो मुख्यमंत्री, यानी कि उद्घाटन जो है आपका सेपका टकरा विश्व कप 2025 का उद्घाटन जो है आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ISTAF सेपका टकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन किया है। आयोजन स्थल कौन सा आपका? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम कंकड़बाग पटना। भाग लेने वाले कितने देश हैं? तो भारत सहित 20 देश। और आयोजन अवधि कितनी दिन तक रहेगी? आपके 6 दिनों तक आयोजित रहेगी। और कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो 150 मैच खेले जाएंगे। और प्रतियोगिता श्रेणी जो है आपका कबाड़ है, रेगुलर, डबल, मिक्स्ड डबल्स, यानी कि ये सब आपका जो है प्रतियोगिता श्रेणियों में रखे गए हैं, ठीक है। तो अब परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो सेपका टकरा विश्व कप 2025 की मेजबानी किसने की है? तो बिहार ने। उद्घाटन किसने किया है? तो नीतीश कुमार ने। आयोजन स्थल कहाँ है आपका? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना। भाग लेने वाले देश कितने आपके? 20 हैं। कुल मैच कितने खेले गए? तो 150 से भी अधिक, 150 खेले गए। प्रतियोगिता की अवधि कितनी आपके? 6 दिन। सेपका का अर्थ क्या होता है? लात मारना। और टकरा का अर्थ होता है गेंद, ठीक है। खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? दक्षिण पूर्वी एशिया में। और साथ ही साथ जो है ये और कहाँ किस देश में खेले जाते हैं आपका, यानी मुख्य देश कौन कौन से आपके? थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और अन्य देश, ठीक है। तो एशियाई खेलों में शामिल होने के कारण के बाद इसकी लोकप्रियता जो है तेजी से बढ़ी है। अब यह विश्व स्तर पर खेले जाते हैं, ठीक है, सेपका टकरा। चलिए अगले करंट अफेयर्स की बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शौर्य वेदनाम, ठीक है। अब ये शौर्य वेदनाम क्या है? तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय सेना द्वारा आयोजित विशेष सैन्य प्रदर्शन कार्यक्रम जिसका उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन, जन जागरूकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ाना, ठीक है। तो शौर्य वेदनाम जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया था? आपका पूर्वी चंपारण में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? आपका पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो अब ये पूर्वी चंपारण के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्य जो है आपका ये बिहार में पड़ती है और जिला क्या है आपका? पूर्वी चंपारण। विशेष पहचान क्या है? तो यहीं पर आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। ऐतिहासिक घटना है, यानी कि महात्मा गांधी का जो है यहाँ पर पहला सत्याग्रह हुआ था। महत्व क्या है? तो किसानों के अधिकारों की लड़ाई और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक महत्वपूर्ण अध्याय यहीं से शुरू हुआ था, पूर्वी चंपारण से।
अब हम बात करेंगे शौर्य वेदनाम क्या है। ठीक है, तो शौर्य वेदनाम जो होता है भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक विशेष सैन्य प्रदर्शन कार्यक्रम है। इसमें सेना की युद्ध क्षमता, वीरता, आधुनिक हथियार और सैनिकों के साहस का प्रदर्शन किया जाता है। सेना और आम नागरिकों के बीच संबंध मजबूत करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कार्यक्रम में क्या क्या होता है, तो परेड होते हैं, हथियार प्रदर्शन होता है, सामरिक अभ्यास होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। अब पूर्वी चंपारण का क्या महत्व है, तो चंपारण में ही जो है सबसे पहले जो है आपका चंपारण सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, जो नील नदी के विद्रोह में किया गया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में नेतृत्व कौन किए थे, तो महात्मा गांधी। भारत का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था, किसानों के अधिकारों के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो परीक्षा में जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका, 1917 में। भारत में गांधी का पहला बड़ा आंदोलन था। अब यहाँ पर बात करते हैं कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, देशभक्ति की भावना को बढ़ाना, सेना और जनता के बीच संबंध स्थापित करना और युवाओं को प्रेरित करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ वन लाइनर के बारे में, यानी कि इनसे जो है कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो शौर्य वेदनाम एवं सैन्य शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम है। ठीक है, तो शौर्य वेदनाम जो है सैन्य शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम है। इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था, तो पूर्वी चंपारण बिहार में किया गया था। इसका उद्देश्य सेना की क्षमता और तैयारियों का प्रदर्शन करना है। यह नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना बढ़ाता है। कार्यक्रम में परेड, हथियार प्रदर्शनी, युद्धाभ्यास और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह सेना और नागरिकों के बीच संबंध मजबूत करता है। पूर्वी चंपारण में 1917 के चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। यह युवाओं को सेना में करियर बनाने हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25। तो अब यहाँ पर हम लोग इनके जीएसडीपी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, बिहार की अर्थव्यवस्था। तो बिहार जो है आपका 2011 से 12 तक में जो है आपका कितने लाख करोड़ की जो है इनकी जीएसडीपी थी या फिर जीडीपी थी बिहार राज्य का, तो 2.47 लाख करोड़, जो कि अब 2023 से 24 में 8.54 लाख करोड़ हो गया है। यानी कि कितनी वृद्धि देखी गई है आपका, 6.07 लाख करोड़। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, बिहार की अर्थव्यवस्था जो है लगभग 3.5 गुनी बढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ निवेश किया गया और कितना कितना जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड SIPB। ठीक है, तो ये राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड जो है आपका, जो भी इंडस्ट्रीज यानी बिहार में जो भी इंडस्ट्रीज आएगी, तो सबसे पहले जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को परमिशन देने का काम जो है SIPB करते हैं, यानी कि राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड। तो ठीक है, तो कुल निवेश प्रस्ताव जो है आपका कितना, यानी कि कुल निवेश जो है आपका फ्यूचर में जो है कितना प्रस्ताव लाने का जो है फ्यूचर में प्लानिंग किया गया है, तो 75,293 करोड़। और प्राप्त प्रस्ताव कितना हुआ आपका, 3,752, जिसमें स्थापित इकाइयाँ कितनी आपका 769, और वास्तविक निवेश कितनी की गई है आपका 8,464 करोड़। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण एवं इथेनॉल उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 353 इकाइयों द्वारा जो है कितना करोड़ रुपए का निवेश किया गया है बिहार में, तो 3,517 करोड़ का। और इथेनॉल उत्पादन में जो है आपका 30,747 करोड़ के निवेश प्रस्ताव किए गए हैं, जिसमें कुल प्रस्तावित निवेश का 41%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे बिहार में जो है 41% जो है इथेनॉल का जो है कारोबार किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उद्यमिता एवं स्टार्टअप के बारे में। ठीक है, उद्यमिता जो है किसको कहते हैं, यानी जो फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उद्यमिता। ठीक है, स्टार्टअप किसको कहते हैं, तो जो बिजनेस स्टार्ट होने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, स्टार्टअप कहेंगे। तो उद्यमियों के लिए जो है लाभार्थी जो है कितने लाभार्थी जो है उद्यमी है आपका 40,099 उद्यमी जो है, जिसको कितनी राशि सहायता के तौर पर दिए गए आपका 200.47 करोड़। ठीक है, और स्टार्टअप के लिए जो है आपका 1706 स्टार्टअप को सीड मनी के रूप में जो है 15 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, तो अब अगला बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि। तो पर्यटक संख्या जो है आपका 2023 तक 8.21 करोड़ हुआ है। कितने हुआ आपका 8.21 करोड़। ठीक है, कुल पर्यटकों से। ठीक है, और अब यहाँ पर दुग्ध एवं अंडा उत्पादन में वृद्धि देखते हैं। तो दुग्ध में जो है आपका 2018 से 19 से 2022 से 23 तक में जो है आपका 27.3% का वृद्धि हुआ। और अंडा में जो है आपका 2018 से 29 से 2022 से 23 तक में जो है 85% का वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका निर्माणाधीन 4 एक्सप्रेस। ठीक है, तो अब जो है 2024 और 25 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में जो आपका 4 ट्रेनों का जो है निर्माण हो चुकी है। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेस, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जीवन प्रत्याशा के बारे में। ठीक है, यानी कि कितने जो है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यहाँ पर बिहार में। ठीक है, तो 2006 से 10 तक में जो है आपका कुल सभी लोगों का जो है औसतन जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी की गई थी 65.8 वर्ष, और जबकि 2016 से 20 में आपका 69.5 वर्ष हुई है, यानी कि लगभग कितनी वर्ष की वृद्धि हुई आपका 3.7 वर्ष की वृद्धि हुई है। इससे ये पता चलता है कि हमारा जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुई है। टीकाकरण कार्यक्रम के कारण जो है इतनी वृद्धि देखी गई है, और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य योजनाओं के कारण जो है इतनी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार की जीएसडीपी में जो है जीएसडीपी में कितनी गुनी वृद्धि हुई आपका 6.07, और 2023 और 2024 में बिहार की जीएसडीपी कितनी आपका
2.54 लाख करोड़, और 2011 और 12 में कितनी थी आपका 2.47 लाख करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मोनिका कुमारी, ठीक है, मोनिका कुमारी राष्ट्रीय खो खो टीम में चयनित होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी, ठीक है। तो बिहार की पहली महिला खिलाड़ी जो राष्ट्रीय खो खो टीम में चयनित हुई है। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं, खो खो के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ मुख्य तथ्य के बारे में देखते हैं। तो मोनिका कुमारी जो है भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड के नौगछिया क्षेत्र की रहने वाली है। राष्ट्रीय खो खो टीम में चयनित होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। उनके चयन से बिहार के खेलों विशेषकर खो खो के प्रति रुचि बढ़ी है। बिहार खो खो एसोसिएशन ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं खो खो क्या होता है। तो खो खो भारत का एक पारंपरिक और प्राचीन खेल है जिसमें 2 टीम होती है और प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होती है। एक समय में 9 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं और खेल का मुख्य उद्देश्य जो है विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छूकर आउट करना। गति, फुर्ती, दिशा परिवर्तन और टीम वर्क का विशेष महत्व दिया जाता है इस खेल में, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं यानी कि एशियाई खो खो चैंपियनशिप्स। तो यह एशियाई स्तर की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है। इसमें विभिन्न एशियाई देशों के राष्ट्रीय टीम भाग लेते हैं और इसका उद्देश्य खो खो को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, तो मोनिका कुमारी, ठीक है, मोनिका कुमारी राष्ट्रीय खो खो टीम में चयनित होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने बिहार के खेल इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में तैराकी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित जो है, तैराकी में जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है स्थापित कौन किया आपका झंडू कुमार और सीमा रानी। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्य बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं और मुख्य बिंदु से पहले हम न्यूज़ में देख लेते हैं कि क्या है आपका। तो झंडू कुमार और सीमा रानी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में तैराकी स्पर्धा में अपने अपने वर्गों में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए। अब कुछ राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो पंजाब की सीमा रानी, ठीक है, पंजाब की सीमा रानी S11 वर्ग में 97 किलोग्राम भार उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक हासिल किया है। यानी कि सीमा रानी जो है S11 में 97 किलोग्राम भार उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक हासिल किया है। बिहार के झंडू कुमार ने F72 वर्ग में 206 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है और स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक पदक विजेता मोना अग्रवाल ने S1 श्रेणी के 50 मीटर प्रोन SH1 प्रतिस्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। और मोना अग्रवाल ने पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 और 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH2 स्पर्धा में जो है 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। और मिश्रित रिले में राजस्थान ने 25 मीटर फ्री स्टाइल्स SS1 वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो मिश्रित रिले में राजस्थान ने 25 मीटर फ्री स्टाइल SS1 वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यानी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में तैराकी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले आपके कौन है, आपके झंडू कुमार और सीमा रानी, ठीक है। तो चलिए अब इनके बारे में स्वर्ण पदक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमा रानी जो कि आपका भार उठाकर जो है 97 किलोग्राम का भार उठाकर जो है आपका राष्ट्रीय रिकॉर्ड जारी किया और S11 में जो है गोल्ड मेडल जीती है, ठीक है, जो कि पंजाब की है। झंडू कुमार जो कि बिहार का है, जो भार उठाकर यानी कितना भार आपका 206 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड जारी किया, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है F72 में, ठीक है। मोना अग्रवाल जो कि पेरिस पैरालंपिक पदक विजेता है, जो कि तैराकी में 50 मीटर प्रोन में स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। और राजस्थान टीम मिश्रित रिले में तैराकी में 25 मीटर फ्री स्टाइल रिले में स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुख्य उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, तो यही आपका सीमा रानी जो है पंजाब की रहने वाली है, जो S11 में 97 किलोग्राम से भार उठाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जारी किया है। झंडू कुमार जो बिहार के हैं, जो F72 वर्ग में 206 किलोग्राम भार उठाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और मोना अग्रवाल S1 श्रेणी में 50 मीटर प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। मोना अग्रवाल जो है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग्स SH1 में स्वर्ण पदक जीते हैं। मोना अग्रवाल 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH2 में स्वर्ण पदक जीते हैं। और राजस्थान टीम मिश्रित रिले में 25 मीटर फ्री स्टाइल S1 में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमा रानी जो कि आपके कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के। और मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक नज़र में देख लेते हैं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जिसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था आपका, नई दिल्ली में। मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे आपके, झंडू कुमार जो कि बिहार के रहने वाले हैं, सीमा रानी जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, मोना अग्रवाल जो कि पेरिस पैरालंपिक पदक विजेता है, ठीक है। खेल क्या था आपका, भार उठाकर और तैराकी। मुख्य उपलब्धि क्या है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड और स्वर्ण पदक जीते हैं। विशेष क्या है, तो कई स्पर्धाओं में ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ है। चलिए अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स आपका बिहार दिवस 2025, ठीक है, जिसका थीम क्या था, उन्नत बिहार विकसित बिहार, जो कि 22 मार्च 2025 को मनाया गया था। और बिहार का यह 113वां स्थापना दिवस है। अब समाचार में क्या है, तो बिहार दिवस 2025 का आयोजन 22 मार्च
2025 को किया गया। यह बिहार राज्य के गठन के 113 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बिहार दिवस जो है क्यों मनाया गया। तो 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया है। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इसका थीम क्या है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 113वां स्थापना दिवस का महत्व क्या है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ है और 25 मार्च 2025 को इसका 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। ठीक है, और राज्य की उपलब्धियां प्रगति और संभावनाओं का प्रदर्शन किया गया, लोगों में विकास और एकजुटता की भावना को मजबूत किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर उद्घाटन समारोह के बारे में बात कर लेते हैं। तो बिहार दिवस के जो है मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आयोजन स्थल कहाँ था आपका, गांधी मैदान पटना। कार्यक्रम में कौन थे आपके कार्यक्रम में, तो मुख्यमंत्री द्वारा जो है बिहार दिवस समारोह का गठन किया गया है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है आपका, 22 मार्च को। बिहार का गठन कब किया गया था आपका, 22 मार्च 1912 को। पहले किसका भाग था, बंगाल प्रेसिडेंसी का। बिहार दिवस 2025 जो है आपका 113वां स्थापना दिवस मनाया गया था। थीम क्या था, उन्नत बिहार विकसित बिहार। उद्घाटन स्थल कहाँ आपका, गांधी मैदान पटना। उद्घाटन जो है आपका कौन किए थे, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ठीक है, तो यानी कि वन लाइन रिवीजन में हम क्या बोल सकते हैं, तो बिहार दिवस 2025 को 22 मार्च को बिहार के 113वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम के साथ मनाया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य के समग्र विकास और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार स्वास्थ्य विभाग में 2 नए केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। अब 2 नए केंद्रों, ये केंद्रों क्या होता है। ठीक है, तो पहला आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल प्रबंधन केंद्र, यानी कि शुरुआत में जो है डॉक्टर ही क्या काम करता था, तो ऑपरेशन यानी कि मरीज का इलाज करने का भी काम करता था और साथ ही साथ अस्पताल का प्रबंधन का भी काम करता था। लेकिन अब जो है 2 नए केंद्रों बनाया गया है, जिसमें डॉक्टरों का काम क्या है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों का देखभाल करना, जबकि इसमें कुछ प्रशासन भी आएंगे जो कि अस्पताल प्रबंधन केंद्रों का काम करेंगे। तो यानी कि नए केंद्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो पहली स्थिति क्या था कि डॉक्टर जो है इलाज भी करते थे और अस्पताल प्रशासन भी संभालते थे। दोनों कार्यों का बोझ अधिक था, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती थी इससे। अब क्या हुआ, तो डॉक्टर केवल चिकित्सा सेवा पर ध्यान देंगे, प्रबंधन का कार्य अस्पताल प्रबंधन केंद्र करेंगे और जन स्वास्थ्य कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र करेंगे। परिणाम क्या होगा कि बेहतर, तेज और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं समाचार में क्या था। तो बिहार मंत्रिमंडल ने 27,000 से अधिक सरकारी पदों के सृजन को मंजूरी दी है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के बड़ी बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य के लिए जो है बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो स्वास्थ्य विभाग में जो है 2 नए केंद्रों का गठन का निर्णय लिया गया है। अब पृष्ठभूमि क्या है, तो पहले सरकारी डॉक्टरों को दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी, मरीजों का उपचार करना और अस्पताल का प्रशासन भी संभालना। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती थी। स्वास्थ्य प्रशासन को अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाने के लिए जो है दो नए केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ हम एक लाइन में देख लेते हैं। ठीक है, तो बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल प्रबंधन केंद्र नामक 2 नए केंद्रों का गठन किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है आपका डॉक्टर जो है वो मरीजों को संभालेंगे और जबकि अस्पताल प्रबंधन केंद्रों में जो है आपके अस्पताल में ही जो है गठित किए जाएंगे आपका अस्पताल प्रबंधन केंद्र, जो अस्पताल के प्रशासन को संभालेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मोदी मेमेंटो संग्रहालय मोतिहारी। ठीक है, तो बिहार का पहला मोदी मेमेंटो संग्रहालय, ठीक है, प्रधानमंत्री की नमामि गंगे पहल को समर्पित। अब चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रमुख बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो संग्रहालय का नाम क्या आपका, मोदी मेमेंटो संग्रहालय, जो कि किस स्थान पे आपका, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार में है। संस्थापक कौन है आपका, यमुना सिकरिया। प्रदर्शित वस्तु क्या आपका, 56 जो है स्मृति चिन्ह लिए गए हैं जिसमें नीलाम किए गए हैं। ठीक है, नीलाम किए गए हैं। संबंधित योजना क्या है, नमामि गंगे से है। नमामि गंगे जो है कब प्रारंभ किया गया था, 2014 में। ऐतिहासिक महत्व क्या आपका, चंपारण सत्याग्रह 1917 का। ठीक है, चंपारण में हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का महत्व यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है बिहार का जो पहला मोदी मेमेंटो संग्रहालय जो है प्रधानमंत्री की नमामि गंगे पहल को समर्पित किए गए हैं। अब चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं, समाचार में क्या है। तो बिहार के मोतिहारी के युवा उद्यमी यमुना सिकरिया ने प्रधानमंत्री की नमामि गंगे पहल को सम्मानित करने के उद्देश्य से राज्य का पहला मोदी मेमेंटो संग्रहालय स्थापित किया है। इसमें प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप प्राप्त और बाद में नीलाम किए गए 56 स्मृति चिन्ह प्रदर्शित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है, यानी मेमेंटो जो अब यहाँ पर बात किया जाएगा कि मोदी मेमेंटो संग्रहालय क्या है। ठीक है, तो इसमें संग्रहालय में क्या किया जाता है, तो मेमेंटो का अर्थ होता है स्मृति चिन्ह या यादगार वस्तु।
तो यह संग्रहालय उन वस्तुओं का संग्रह है जो प्रधानमंत्री को विभिन्न अवसरों पर उपहार में मिली थी। इन्हें बाद में नीलाम किया गया और नीलामी से प्राप्त धन नमामि गंगे परियोजना में लगाया गया। ठीक है। संग्रहालय में 56 स्मृति चिन्ह प्रदर्शित हैं। यह बिहार का पहला मोदी मेमेंटो संग्रहालय है और यह मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं यमुना सिकिरिया कौन है। तो मोतिहारी बिहार के युवा उद्योगपति हैं। इन्होंने नीलामी में भाग लेकर प्रधानमंत्री के स्मृति चिन्ह खरीदे। इन वस्तुओं को जनता के लिए संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व और नमामि गंगे अभियान का सम्मान करना, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, युवाओं को प्रेरणा देना और सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है। अब बात करते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में। ठीक है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो कि 2014 में शुरू की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गंगा नदी की सफाई और प्रदूषण कम करना, सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करना, औद्योगिक अपशिष्टों को नियंत्रित करना, गंगा की जैव विविधता की रक्षा करना यानी डॉल्फिन की रक्षा करना, सतत विकास और स्वच्छ जल संसाधन और हरित विकास को बढ़ावा देना। ठीक है। अब हम बात करेंगे मोतिहारी के महत्व के बारे में। तो पूर्वी चंपारण जिले में ये आपके मोतिहारी पड़ती है। ठीक है। और ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है 1917। नेतृत्व किसने किया था, आपका महात्मा गांधी ने। और भारत में गांधी जी का पहला प्रमुख सत्याग्रह था और किसानों के अधिकारों के लिए शुरू किया गया था। अब चलिए संग्रहालय की इस विशेषता क्या था, ये तो जान लिए थे। 56 स्मृति चिन्ह लाए गए थे, जन जागरूकता किए गए थे, पर्यटन को बढ़ावा मिला था। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो बिहार का पहला मोदी मेमेंटो संग्रहालय मोतिहारी में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना यमुना सिकिरिया ने की है और संग्रहालय में 56 नीलाम किए गए स्मृति चिन्ह प्रदर्शित हैं। ये स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप प्राप्त हुए थे। नीलामी से प्राप्त धन नमामि गंगे मिशन के लिए उपयोग किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और पूर्वी चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका महिला संवाद अभियान। ठीक है। तो बिहार सरकार का बड़ा कदम, तो लक्ष्य क्या है आपका, 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना और महिला सशक्तिकरण को और मजबूत बनाना। ठीक है। महिला संवाद अभियान। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इनके समाचार में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। समाचार में क्या इंपॉर्टेंट है, तो बिहार सरकार ने राज्य की 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिला संवाद अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी देना और फीडबैक प्राप्त करना। अभियान का उद्घाटन जो है आपके नीतीश कुमार के द्वारा किए गए थे और अभियान का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था और यह अभियान लगभग 2 महीने तक चलेगा। अभियान का लक्ष्य क्या है, तो राज्य के 17,000 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करना और लगभग 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देना और महिलाओं से सुझाव और फीडबैक प्राप्त करना और सरकारी योजना की जानकारी हर महिला तक पहुंचाना। ठीक है। तो यानी कि जो महिला संवाद अभियान जो है किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया था और इनका लक्ष्य क्या था, 2 करोड़ महिलाओं तक पहुँचना और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करना। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है। तो बिहार में जो है आपका बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ बनाया जा रहा है, आपका पटना में बनाया जा रहा है, पटना के बिहटा में बनाया जा रहा है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना जिले के बिहटा में विकसित किया जा रहा है। यह पटना शहर से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और यह जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बढ़ते दबाव को कम करेगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पटना में है, तो इस पर बढ़ते दबाव को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है। इससे बिहार की हवाई कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और पर्यटन को नई गति मिलेगी। ठीक है। अब स्थान कहाँ है, तो बिहटा पटना जिले में जो है बिहार में है, पटना शहर से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायुसेना, बिहटा का परिचय, ये सब तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है संभावित प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, इनसे क्या क्या प्रश्न होगी। ठीक है। तो बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस जिले में विकसित किया जा रहा है, तो पटना में। बिहटा पटना शहर से लगभग कितनी दूरी पर है, तो 30 किलोमीटर पश्चिम में है आपका। बिहटा एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट के विकल्प पूरक के रूप में कार्य करेगी, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकल्प के रूप में कार्य करेगी। तो बिहटा में कौन सा प्रमुख शैक्षणिक संस्थान स्थित है, तो IIT पटना। ठीक है। तो वन लाइनर में हम बात करेंगे तो बिहटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना जिले के बिहटा में विकसित किया जा रहा है, जो बिहार की हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन और आर्थिक विकास को नई गति देगी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, IAF सूर्य किरण एयर शो जो कि पटना में आयोजित किया गया था अप्रैल 2025 में। IAF सूर्य किरण एयर शो, ठीक है, जो कि बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि, वीरता के नमन, देशभक्ति को प्रणाम। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है समाचार में क्या था, तो अप्रैल 2025 में
अप्रैल 2025 में IAF सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने पटना के आकाश में भव्य एयर शो प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम 1857 की क्रांति के महानायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है 1777 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ आपका, जगदीशपुर, जो कि भोजपुर में पड़ता है, बिहार में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया था। साहस, नेतृत्व और देशभक्ति के प्रतीक हैं, वीर कुंवर सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं IAF यानी कि जो आपका सूर्य किरण वाला। ठीक है, तो सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT, तो भारतीय वायुसेना के एरोबैटिक्स टीम है, जो कि जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1996 में बेंगलुरु में। मुख्य कार्य क्या है, हवाई कौशल का प्रदर्शन करना, राष्ट्रीय आयोजन में भागीदारी लेना और युवाओं को वायुसेना के प्रति प्रेरित करना। पटना एयर शो 2025, स्थान कहाँ आपका, पटना, बिहार में। आयोजन जो है आपका IAF सूर्य किरण टीम द्वारा एयर शो शुरू किया गया था। अवसर क्या था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देना। ठीक है, महत्व क्या है, वीरता और देशभक्ति का सम्मान करना, युवाओं में सैन्य सेवाओं के प्रति रुचि बढ़ाना, बिहार के गौरव इतिहास को सम्मान देना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसमें मुख्य अतिथि कौन थे आपके, तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के रूप में कार्य किए थे। राज्य सरकार और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया था। अब जो है मुख्य आकर्षक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है आपका पैराग्लाइडिंग स्टंट शो किया गया था और हॉक लड़ाकू विमान जो है इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, तो IAF हेलीकॉप्टर से पैराग्लाइडिंग प्रदर्शन राष्ट्रीय ध्वज के साथ विशेष प्रस्तुत किए गए थे और कुल 9 हॉक जेट शामिल हुए थे और विभिन्न हवाई करतबों का प्रदर्शन किए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर वीरता दिवस, विजय उत्सव, तो बाबू वीर कुंवर सिंह के योगदान को सम्मान देना, 1857 की क्रांति के नायकों को याद दिलाना और ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है। यानी कि इन्हीं के श्रद्धांजलि के अवसर पर, यानी कि इन्हीं की मृत्यु के अवसर पर 23 अप्रैल को विजय उत्सव दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की। 23 अप्रैल को जो है अंग्रेजों पर जो है महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करने के कारण जो है 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो कार्यक्रम की तिथि क्या था आपका, अप्रैल 2025, स्थान क्या था आपका, पटना, बिहार। उद्देश्य क्या था, बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि देना। हवाई प्रदर्शन जो है आपका IAF सूर्य किरण टीम ने किए थे। जेट विमान कौन थे आपके, 9 हॉक जेट थे। मुख्य अतिथि कौन थे आपके, नीतीश कुमार। और बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 के महानायक थे, जिनका जन्म स्थान कहाँ आपका, जगदीशपुर, भोजपुर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। तो बिहार ने जो है कुल 12 पदक जीते हैं। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है बिहार का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है और बिहार ने जो है कितने पदक जीते हैं आपके, 12 पदक जीते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 12 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि बिहार के खिलाड़ियों की मेहनत और बेहतर तैयारी का परिणाम है। तो बिहार ने कितने पदक जीते हैं, तो बिहार ने टोटल 12 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल जो है, इन सभी को मिलाकर जो है टोटल कितने आपके पदक है आपके, 12 पदक। तो यह उपलब्धि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों में बिहार का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। बिहार के खिलाड़ियों की बढ़ती क्षमता का प्रमाण है, राज्य के खेल ढांचों में सुधार का परिणाम है, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की नई पहचान होगी और आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल के बारे में, तो राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा बहुखेल यानी मल्टी स्पोर्ट्स आयोजन है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं और भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा, एथलीट्स, कुश्ती, तैराकी, हॉकी, वेट लिफ्टिंग्स, बैडमिंटन आदि इसमें शामिल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अब यहाँ पर कुछ आपके जो है महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो आयोजन जो है आपका 38वें खेल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता था। राज्य जो आपका बिहार जो है टोटल कितने पदक जीते आपके, 12 पदक जीते, जिसमें 1 जो है आपका गोल्ड मेडल, 6 जो है आपका सिल्वर मेडल, 5 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल मिला के आपके टोटल कितने आपके 12 पदक जीते हैं। ठीक है, प्रमुख सहयोगी संस्था कौन है आपका, BSSA और राष्ट्रीय आयोजक संस्था IOA। चलिए अगले करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स आपका किलकारी बाल भवन, जो कि आपके पटना में बनाया गया है। ठीक है, किलकारी बाल भवन पूरे भारत में प्रथम। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास। चलिए अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो किलकारी बाल भवन पटना को उसके उत्कृष्ट बाल विकास कार्यक्रम, शिक्षा, रचनात्मक गतिविधियों और सर्वांगीण विकासों में योगदान के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
तो किलकारी बाल भवन क्या है? तो बच्चों के लिए एक ऐसा संस्थान जहां शिक्षा, कला, संगीत, नृत्य, खेल, विज्ञान, साहित्य और व्यक्तित्व विकास से जुड़े गतिविधियों कराई जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो पूरे भारत में प्रथम स्थान क्यों मिला? तो उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम और नवाचार आधारित शिक्षा कार्यक्रम की विविधता, कला, विज्ञान, खेल, संस्कृति सभी क्षेत्रों में गतिविधियाँ, बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है, आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हुई है, बेहतर प्रबंधन और एवं सुविधाएं यानी कि आधुनिक संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक और सुव्यवस्थित कार्यक्रम जो हुए हैं, सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यानी कि आपके जो है एक नज़र में तो किलकारी बाल भवन जो कि पटना को उत्कृष्ट शैक्षणिक, रचनात्मक, सांस्कृतिक, खेल एवं सामाजिक योगदान के लिए जो है पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शौर्य वेदनाम उत्सव मोतिहारी बिहार। ठीक है, तो शौर्य वेदनाम उत्सव जो है कहाँ मनाया गया था? आपका बिहार में मनाया गया था, जिसको हम इससे पहले भी देख लिए थे। अब जो है हम इसमें जो आपका कुछ उपकरण के बारे में देख लेते हैं। इस उत्सव में जो आपका सुखोई लड़ाकू विमान यानी भारतीय वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान जो आपका शामिल किए गए थे, T-90 टैंक भी शामिल किए गए थे, बोफोर्स तोप भी शामिल किए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर रोबोटिक्स खच्चर्स यानी कि भारी सामानों ढोने वाले आधुनिक सैन्य रोबोट्स दुर्गम, पहाड़ी, बर्फीले, कठिन क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं और सैनिकों का भार कम करता है और रसद सहायता देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के बढ़ते उपयोग का उदाहरण है। ठीक है, तो रोबोटिक्स खच्चर का भी यूज़ किया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको हम पहले भी देख चुके हैं, ये पूरा का पूरा शौर्य वेदनाम उत्सव। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्रेयसी सिंह निशानेबाजी बिहार की गौरवशील खिलाड़ी और जनप्रतिनिधि। ठीक है, तो श्रेयसी सिंह जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? आपके बिहार के रहने वाले हैं। चलिए समाचार में क्या इंपॉर्टेंट है? तो श्रेयसी सिंह कौन है? तो श्रेयसी सिंह भारत की प्रसिद्ध निशानेबाज हैं और वे ट्रैप शूटिंग्स खिलाड़ी हैं और बिहार की प्रमुख महिला निशानेबाज में शामिल है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। राष्ट्रीय खेलों में उपलब्धि, हाल ही में श्रेयसी सिंह ने 38वें राष्ट्रीय खेल में भाग लिए हैं और राष्ट्रीय खेल भारत का सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है और उसमें सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों में सफलता, 2018 राष्ट्रमंडल खेल में महिलाओं की डबल ट्रैम्प शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती थी और यह बिहार और भारत दोनों के लिए गौरव की बात है। श्रेयसी सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहराया है। ठीक है, तो श्रेयसी सिंह केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि भी हैं। वे बिहार के जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और खेल और राजनीति दोनों क्षेत्र में सक्रिय योगदान है। ठीक है, तो श्रेयसी सिंह जो कि आपके बिहार के गौरवशाली खिलाड़ी और जनप्रतिनिधि है जो कि निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बिहार के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हस्तियों के बारे में बात करते हैं। पंकज अडवाणी जो कि आपका बिलियर्डर्स यानी स्नूकर्स हैं, कई बार विश्व चैंपियनशिप रहे हैं बिहार से। दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व स्तर तीरंदाज हैं। मिताली राज जो कि क्रिकेट से है, भारत की पहली भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान। सुशील कुमार कुश्ती से ओलंपिक पदक विजेता हैं। नीलम केरिया व्यायाम यानी जिम्नास्टिक से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं वन लाइनर में। और इससे पहले ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है, तो श्रेयसी सिंह किस खेल से संबंधित है? आपका निशानेबाजी से। ठीक है, श्रेयसी सिंह ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। श्रेयसी सिंह किस विधान क्षेत्र से विधायक हैं? आपके जमुई से। गुंजन कुमार ने 2014 ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपका। तो श्रेयसी सिंह बिहार के प्रसिद्ध निशानेबाज हैं जिन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया था और तथा वर्तमान में जमुई से के आपके विधायक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपकी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नव नालंदा महाविहार। ठीक है, और NORBU AI परियोजना मलेशिया के सहयोग से बौद्ध AI प्रणाली की शुरुआत। चलिए समाचार में क्या है? तो नव नालंदा महाविहार NNM जल्द ही मलेशिया के सहयोग से नव नालंदा महाविहार नरोबी AI नामक बौद्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली शुरू करेगी। इसका उद्देश्य बौद्ध शिक्षाओं, भगवान बुद्ध के उपदेश और नालंदा के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक से विश्व भर तक पहुंचाना। अब यहाँ पर बात करते हैं नव नालंदा महाविहार क्या है? तो जिनकी स्थापना जो है 1951 में की गई थी। स्थापना स्थान का आपका राजगीर नालंदा में। इसका उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। प्राचीन नालंदा परंपरा और पुनर्जीवन। ठीक है, प्राचीन नालंदा परंपरा का पुनर्जीवन इसका उद्देश्य है। मुख्य कार्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन एवं शोध करना, पाली संस्कृति, तिब्बती, चीनी, जापानी भाषाओं का अध्ययन करना, नालंदा परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। ठीक है, अब बात करते हैं नोरबू AI क्या है?
तो नोरबू का अर्थ होता है तिब्बती भाषा में रतन, और उद्देश्य क्या है, तो बौद्ध धर्म से जुड़े जानकारी को एआई के माध्यम से उपलब्ध कराना। ठीक है, जैसे विशेषता क्या होगा, चैटबॉट आधारित प्रणाली, बौद्ध धर्म ग्रंथ और इतिहास से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, अनेक भाषाओं का समर्थन, छात्रों, शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए उपयोगी रहेगी, और शोध, शिक्षा और जागरूकता में सहायता मिलेगी। मलेशिया की क्या भूमिका है, तो NNM नव नालंदा महाविहार और मलेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। एआई प्रणाली के विकास, तकनीकी सहयोग और कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगी, भारत मलेशिया संबंध को और मजबूत करेगी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में। तो NNM ने शैक्षणिक आदान प्रदान और शोध के लिए कई देशों के संस्थाओं के साथ सहयोग किया है, जैसे आपका जापान, ताइवान, अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका संस्थान कौन से, आपके नव नालंदा महाविहार। ठीक है, स्थान कहाँ आपका, राजगीर नालंदा बिहार में। स्थापना कब हुआ था आपका, 1951 में। अधीनस्थ मंत्रालय कौन है आपके, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। एआई परियोजना में आपका कौन आ जाएगा, नोरबू एआई। ठीक है, इस परियोजना में आपके कौन एआई है आपका, उसका नाम क्या आपका, नोरबू एआई। सहयोगी देश कौन है आपके, मलेशिया। मुख्य क्षेत्र क्या है आपका, बौद्ध अध्ययन और शोध करना, और मुख्य भाषाएं क्या होने वाली है आपका, पाली, संस्कृति, तिब्बती, चीन और जापान। तो ये रहे आपके टोटल 90-20 आपका करंट अफेयर्स, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो धन्यवाद।